ईरान के कमांडर्स ने दावा किया है कि अगर इजराइल हम पर हमला करता है तो ईरान की तरफ से 1000 मिसाइलें इजराइल पे दागे जाने के लिए तैयार हैं। और तो और ये तेल व्यापार रोकने का एक बड़ा खुलासा हुआ है जो मैं आज आपको बताने वाली हूं। और देखिए, आपको पता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग तो चल ही रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में एक और नई जंग शुरू हो गई है। उसकी कहानी आपको जाननी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, ईरान की 1000 मिसाइलें इजराइल के लिए क्या सचमुच तैयार हैं? दूसरा, रूस ने कैसे इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों की मदद की है। हूती विद्रोही यमन में जो रहते हैं उनकी मदद की है रशिया ने। तीसरा, जख्मों के बाद आखिरकार कितना ताकतवर हो गया है हिजबुल्लाह और हमास। चौथा, इजराइल के नए ऑपरेशन आखिरकार कितने ताकतवर हैं। और पांचवा, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ये नई खौफनाक जंग कैसे शुरू हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि ईरान पूरी तरीके से तैयार है इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सिंपल सा फंडा है कि अगर इजराइल तेल और परमाणु हड्डों पर हमला करता है ईरान के, तो ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे बड़ा हमला करेगा। और उसमें यह होगा कि 1 अक्टूबर को जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया था उसमें तो सिर्फ 200 मिसाइलें थी, लेकिन अब जो हमला होगा उसमें 1000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हैं और वो इजराइल की तरफ दागेगा ईरान। और तो और इसके साथ दुनिया का जो ऊर्जा और तेल व्यापार है उसको भी ठप करने का प्लान है। यानी जितना भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिसरप्ट किया जाएगा, उसको रोका जाएगा ईरान की तरफ से। और इससे होगा क्या? इससे महंगाई बढ़ेगी। आगे देखिए, और तो और विदेशी कारोबारी रास्तों को भी करेंगे बंद। यानी जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं उन पे ईरान प्रहार करेगा और इससे मारामारी होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी खबर की सोर्स क्या है। यानी IRGC अफसरों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये पूरा का पूरा प्लान बताया है कि हम दोनों तरीकों से तैयार हैं। अब पता करना है कि इजराइल क्या करता है। अगर इजराइल का सैनिक अड्डों पर हमला होता है, दूसरा ऑप्शन है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज को छोड़कर अगर सैनिक अड्डों पर हमला करता है, तो ऐसा हो सकता है कि ईरान कोई भी पलटवार नहीं करे, शांत हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को भी इतनी वॉर नहीं चाहिए, इतनी सीधी जंग नहीं चाहिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला होता है तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो सीधी जंग है ईरान और इजराइल के बीच में, वो खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो ईरान ने 1 अक्टूबर को हमले किए हैं इजराइल में, वो भी आपको पता है कहीं ना कहीं दबाव में आकर किए हैं। कैसे? क्योंकि लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडर्स, हमास के कमांडर्स को मारे जा रहा था। और जैसे ही नसरल्लाह का भी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को हमला किया जाता है दबाव में आकर। ईरान और इजराइल हमेशा सीधी जंग से बचे हैं। ईरान ने दूसरे देश जाकर भी यही कहा कि देखिए, हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े। यानी जितने भी दूसरे देशों से ईरान इस वक्त मिला है वो सब कह रहे हैं, और खुद ईरान कह रहा है कि जो हो सकता है इस पूरे के पूरे वॉर को कंट्रोल करने के लिए, इसको बड़ा ना होने के लिए, वो सबको करना चाहिए। और देखिए, IRGC चीफ सलामी ने कहा है कि जो इजराइल के पास एरो सिस्टम है, यानी जो डिफेंस सिस्टम है, वो उनको बचा नहीं सकते हैं। और अगर इजराइल को लगता है कि जो थर्ड डिफेंस सिस्टम मंगाया है अमेरिका से वो उनकी मदद करेगा, तो हमारे आगे सब कुछ फेल है। ईरान के आगे सब कुछ फेल हैं। जब हम हमला करेंगे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम हमें रोक नहीं पाएगा। और तो और ये रिपोर्ट में दावा किया है कि जैसे ही अमेरिका से इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं इजराइल के, उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, इजराइल का पूरा प्लान होता है ईरान पर हमले करने का। लेकिन जब वो अमेरिका के द्वारा लीक हो जाते हैं तो अब पता चला है कि इजराइल ने पूरा का पूरा अपना प्लान डिले कर दिया है। यानी अब वो नया प्लान बनाएगा, और जो अभी हाल ही में हमले होने वाले थे 5 नवंबर से पहले, शायद वो ना हो और अब नया प्लान इजराइल बनाए। इजराइल ने कहा कि हमारे हमले से पूरी दुनिया हिल जाएगी, ये चेतावनी दी है। और आपको पता है कि जब से ईरान ने हमला किया है, इजराइल लगातार चेतावनी देता जा रहा है कि हम ऐसा हमला कर देंगे, हम वैसा हमला कर देंगे, लेकिन अभी तक ईरान के खिलाफ कोई भी हमला नहीं हुआ है। और लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि इजराइल सिर्फ बयानवीर बना हुआ है, अभी तक कोई हमला नहीं कर रहा है। लेकिन इजराइल का दावा है जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और आपको भी पता है कि अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। किस बात पे? अगर इजराइल कहता है कि हमें परमाणु पे हमला करना है, यानी परमाणु साइट्स पे हमला करना है, तेल के साइट्स पे हमला करना है, तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। अब ये मैप देखिए, ये मैप मैंने वॉशिंगटन पोस्ट से निकाला है। उनकी खबर बताती है कि कैसे जब इजराइल हमला करेगा तो उन्होंने मार्क कर रखा है कि ईरान के कौन से मिलिट्री बेस पर हमला करना है। मैं आपको बता देती हूँ, एक है तबरीज मिसाइल बेस, एक है बख्तरान मिसाइल बेस, एक है इमाम अली मिसाइल बेस, एक है बंदर अब्बास नेवल बेस। तो यानी अगर ये पूरा का पूरा ईरान का नक्शा है तो ये कुछ मिसाइल बेस हैं जहां पर हमला कर सकता है इजराइल, क्योंकि इन्हीं मिसाइल बेस से
ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए थे। और देखिए ये जितना भी इजराइल का जो प्लान है, कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अच्छा ही होगा कि इजराइल मिलिट्री स्ट्राइक करे, यानी मिलिट्री बेस पर हमला करे, क्योंकि अगर वो मिलिट्री टारगेट्स को तबाह करता है ईरान के, तो ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां से वो जवाबी कार्रवाई करता है इन बेसिस पे, अगर वो ही खत्म कर देता इजराइल, तो ये तो इजराइल के लिए मुनाफा होगा कि वो कोई भी जो रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो जो ये ऑयल है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उनको अवॉइड करके मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करेंगे। और फिर ईरान के भी सोर्सेज ने बोल दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान जवाब नहीं देगा। और देखिए इसमें एक एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इजराइल एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करेगा, बहुत ही सोच समझ के पर्पसफुल टारगेट के साथ हमले होंगे ईरान पर अगर होंगे तो। और देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया है ये तो मिसाइल बेस है, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूं, इधर पता चल रहा है कि कैसे ईरान की पाइपलाइन, ये आपको येलो में दिख रही है जितनी भी, ये सारी ईरान की पाइपलाइन है, रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स। आप देख सकते हैं रिफाइनरीज ऐसे ट्रायंगल में मैंने मार्क कर रखी हैं, पाइपलाइंस ये हैं, ऑयल फील्ड्स इधर ये हैं। तो ये पूरा नक्शा आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल के पास पूरा नक्शा है कि कहां कहां वो हमले कर सकता है। और ये जो आप ये लाल कलर के धब्बे देख रहे हैं, ये सब हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम फैसिलिटीज जो अब तक ईरान के सामने आई है। तो इनको अवॉइड करना चाहेगा इजराइल, लेकिन आगे क्या होगा वो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और देखिए जो पूरा नक्शा मैंने आपको बताया है, ये ईरान का नक्शा है। अब हम हमारी दूसरी खबर पर आ जाते हैं कि कैसे रूस ने इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों की मदद की है। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं कि यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं और इजराइल भी उन पर हमला कर रहा है। और हूती विद्रोहियों का हमला तेज कब हुआ? जब गाजा में वो पूरा का पूरा मैसेकेर हुआ था। और देखिए लाल सागर में हमले के लिए साथ हुए रूस और हूती, ये खबर आई है, रिपोर्ट आई है, पिछले एक साल में अरबों का नुकसान हो गया है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोही हमला कर देते हैं। और अब पता चला है कि हूती विद्रोही तो रशिया से पूरी रशियन सैटेलाइट से पूरी जानकारी लेकर और उनको सब रशिया बता रहा था ईरान के जरिए, और हूती विद्रोही हमला कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनकी एक्सक्लूसिव खबर है, इनका दावा है कि रशिया ने पूरा डेटा प्रोवाइड किया है हूती विद्रोहियों को, ताकि जो ग्लोबल शिपिंग होती है, जो यूएस यूके के बड़े बड़े उधर जो है ऑपरेशंस चलते हैं, किस तरीके से माल पहुंचाया जाता है, तो उस तरीके से जो ग्लोबल शिपिंग होती है उस पर हमला कर दिया हूती विद्रोहियों ने रशिया की मदद से। आप देख सकते हैं कि कैसे रशियन सैटेलाइट डेटा इस्तेमाल किया गया। आगे देखिए ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर कि कैसे इन्होंने भी दावा किया। देखिए आपको तस्वीर कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाल सागर में कितने हूती विद्रोहियों के हमले बढ़ चुके हैं, और उनके खिलाफ फिर अमेरिका और यूके ने भी यहां पर हमले किए यमन में। आगे देखिए ईरान के जरिए हूती विद्रोहियों की मदद, यानी ईरान को तो बिचौलिया बनाया, रशिया ने अपनी जितनी भी सैटेलाइट डेटा था वो ईरान के जरिए हूती विद्रोहियों को पहुंचाया। क्योंकि आपको पता है अगर ईरान एक ऑक्टोपस का सर है तो उसकी जो टेंटेकल्स हैं उसमें से एक हूती विद्रोही है, एक हिजबुल्ला है, एक हमास है। तो इस तरीके से सब लोग ऑपरेट करते हैं। जवाब में यूएस यूके ने किया यमन पर हमला, ये भी खबर मैं आपको अपने शो में पहले बता चुकी थी। और ये भी जान लीजिए डेटा क्या कहता है, डेटा ये कहता है एक साल में हूतियों के लाल सागर में 130 हमले हुए हैं। हूती विद्रोही डायरेक्ट इजराइल पे भी हमला कर रहे हैं, ड्रोन हमले कर रहे हैं, और इसमें 4 नाविकों की मौत हो गई, 2 जहाज लाल सागर यानी रेड सी में डूब गए, और एक तो हूती विद्रोहियों के कब्जे में, जो अभी तक भी कब्जे में है। ये खुलासा ब्रिक्स समिट के बीच हुआ है। आपको पता है रशिया में कैसे ब्रिक्स समिट चल रही है, और इसमें ईरान और रूस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। रूस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि रूस आइसोलेटेड नहीं है, अकेला नहीं है, उसके साथ बड़े देश खड़े हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो। और ब्रिक्स समिट की तस्वीर, उसके पीछे की पॉलिटिक्स मैं सब आपको बता चुकी हूं। और ईरान रूस ने ताकत दिखाने की कोशिश की है, और मेनली ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो अभी इन लोगों की तनातनी चल रही है उसमें ईरान ने दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हम वर्ल्ड लीडर्स के बीच में हैं, और इन सब के बीच में हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और ईरान ने तो आसपास के देशों का दौरा भी किया, यानी मुस्लिम देशों का, और बताने की कोशिश की इजराइल को कि अगर हम सब एक हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। आगे देखिए पश्चिमी प्रतिबंधों का बदला ले रहे हैं पुतिन। सवाल उठता है भाई कि अगर ये सारी सैटेलाइट इमेज पहुंचवाई है हूती विद्रोहियों के जरिए, और यूएस और यूके के वो जितने भी पोर्ट्स के जितना भी वो देखिए शिप्स हैं उन पे हमले करवाए हैं, तो कहीं जो यूएस ने यानी जो वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, प्रतिबंध लगा रखे हैं, कहीं उनका जो पूरा का पूरा बदला है वो तो पुतिन नहीं ले रहे हैं। पुतिन कौन है? प्रेसिडेंट है रशिया के। देखिए इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं, सैनिक लोगों की मौत हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और कैसे बताना चाहता है कि रूस चीन हमारे साथ हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा, जख्मों के बाद कितना ताकतवर हुआ हिजबुल्लाह हमास।
आपको पता है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कितने टॉप कमांडर्स की हत्या कर दी है। वहाँ के बेसिस ले लीजिए, वहाँ के लड़ाके ले लीजिए, उन सब की हत्या कर दी है। लेकिन इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, और चाहे हमास की कासम ब्रिगेड, सैनिक जितने भी इजराइल की, उनकी भी मौत हो रही है। अभी कल ही बताया था कि हिजबुल्लाह ने कहा कि हम 70 इजरायली सैनिक मार चुके हैं, और तो और वहाँ पर लोगों की भी मौत हो रही है इजराइल में। यानी इजराइल को क्षति पहुँचाने में अभी भी सक्षम है हिजबुल्लाह और हमास। लेबनान में दिखाई ताकत, सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर इजराइल। यानी इसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि कैसे जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें भी हिजबुल्लाह लेबनान में टक्कर दे रहा है। किसको? इजराइल को। भाई इजराइल ने समझा था कि हम ग्राउंड ऑपरेशन कर देंगे और वो कुछ दिन चलेगा, उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी हिजबुल्लाह टफ फाइट दे रहा है। यानी इजराइल को अभी तक सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर ही आने दिया है और बाकी वो लोग वहां पर लड़ रहे हैं। अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का दावा है कि कैसे हिजबुल्लाह लगातार प्रूव कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ हम भी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल फोर्स हैं। यानी जितना भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की हिजबुल्लाह को इजराइल ने, आप देखिए वो कैसे सेटबैक से बाउंस कर गया। यानी जितने भी टॉप कमांडर्स, नसरल्ला चीफ को इंक्लूड करके जितने भी हमास के भी मारे गए, लेकिन ये लोग डट के खड़े हुए हैं और इजराइल जो इन्वेजन कर रहा है लेबनान में उसका सामना कर रहे हैं। मैं आपको इस रिपोर्ट की डिटेल बता देती हूँ कि किस तरीके से एक इजराइल डिफेंस फोर्स का एक्सपर्ट ये मान रहा है कि ये लोग अभी तक मतलब ये हार मानने वाले नहीं हैं, इनको इस तरीके से हराया नहीं जा पा रहा है, इन पे जीत हासिल नहीं की जा रही है। हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स आर बेटर ट्रेन। मतलब जो 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग हुई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ उसकी हिस्ट्री, तो उसमें क्या था कि उधर से अब तक हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं वो बेटर ट्रेंड हो गए हैं, मोर एक्सपीरियंस, मोर अनुभवी हो गए हैं। यानी अब जो वो फाइट दे रहे हैं इजराइल को, वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रांगली दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन से पूरा का पूरा टेरर आर्मी में तब्दील कर दिया है। आईडीएफ के ऑफिशियल का ये दावा है, इस पोस्ट का दावा नहीं है, बल्कि आईडीएफ के एक्सपर्ट ने ऑफिशियल ने माना है। यानी बट इफ हिजबुल्लाह इज एबल टू रिकॉन्स्टिट्यूट इजराइल कुड फाइंड इटसेल्फ ड्रॉन इनटू अ मच लॉन्गर एंड मच कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट। यानी अगर हिजबुल्लाह इसी तरीके से फाइट देता रहा इजराइल को, तो इजराइल के लिए जो ग्राउंड इन्वेजन है, हिजबुल्लाह पर हमले हैं, वो बहुत ज़्यादा उसी के ऊपर महंगे पड़ जाएंगे और बहुत लंबा खिंच जाएंगे। क्योंकि 2006 में जो वॉर थी वो महज 34 दिन चली थी, और इस वक्त भी इजराइल को लगा था कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, कुछ दिन चलेगा और मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि हिजबुल्लाह के पास गुरिल्ला स्टाइल अटैक्स हैं और सेम हमास के पास है कि वो कैसे बंकर्स को इस्तेमाल करते हैं, कैसे व्हीकल्स में बम छोड़ के रबल में घुस जाते हैं, यानी खंडर में घुस जाते हैं, कैसे उनका पता लगाना इजराइल के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है, कैसे वो लोग रग्ड हिल साइड, यानी आपको पता है कि स्टीप वैलीज होती हैं, कैसे स्टीप वैलीज का एडवांटेज ले रहे हैं, कैसे वहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है उसका एडवांटेज ले रहे हैं, कैसे वहाँ पर जो डिमोलिश होम है, यानी जो खंडर बन चुके हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जो बंकर्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके कैसे वो इजराइल को एक स्ट्रॉन्ग फाइट दे रहे हैं। और देखिए इसमें यह भी पता चला है कि काफ़ी अरसे से हिजबुल्लाह एक सेंट्रल कमांड से जो है कमांड नहीं लेता है, लेकिन उन्होंने अलग अलग तरीके के अपने पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क साध रखे हैं। और इसमें ये जो इजराइल के एक्सपर्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि हिजबुल्लाह एक रशियन डॉल की तरह, आपको लगता तो है एक है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं और उसको खोलते तो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। और देखिए आपको पता है कि कैसे हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक हुए थे, उसके बाद वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क एकदम प्राइवेट कर दिए, और अब इतने प्राइवेट कर दिए हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट करके पूरा का पूरा, ईरान ने भी अपना समर्थन बढ़ा दिया। तो अब हिजबुल्लाह स्ट्रांगली ऑपरेट कर रहा है और इजराइल के लिए टेंशन बना हुआ है। देखिए, एटलीस्ट 5 इंजर्ड, सम क्रिटिकली एंड सीरियसली, रॉकेट हिट्स नॉर्दर्न टाउन मज्द अल क्रुम, यानी इजराइल में जो पूरा का पूरा टाउन है उसमें हमले होते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से और 5 लोग घायल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से एक रॉकेट स्ट्राइक होती है वेस्टर्न गलीली में, वहाँ पर 6 लोग घायल हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ब्लिंकन जो कि यूएस के सेक्रेटरी हैं वो कहते हैं कि अब तो इतना अर्जेंट हो गया है इजराइल और हिजबुल्लाह की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकना और एक पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पेश करना। आगे देखिए, आईडीएफ ने यानी इजराइल मिलिट्री ने खुद ये माना है कि 30 रॉकेट आए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से गलीली में, यानी लेबनान की तरफ से 30 रॉकेट आए हैं हमारे पास। और तो और आपको पता है ईरान भी कम नहीं है, ईरान ने 7 इजरायली छोड़ रखे थे इजराइल में ही।
कि तुम हमको जासूसी करके पूरी की पूरी खबर दो, फिर उस खबर को हम हिजबुल्लाह हमास को देंगे और ये लोग फिर इजराइल पर हमला करेंगे। और उसमें अब नया खुलासा ये हुआ है कि जितने भी 7 जासूस थे, ईरान के जासूस थे जो इजराइल में थे, उन्होंने लगभग 600 मिशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 साल तक वो लोग जासूसी कर रहे थे, तो 600 मिशन को अंजाम दिया। और इसके बदले में उनको कितने पैसे मिले, टोटल अगर बताती हूँ $3 लाख, इतना भारी माल उनको मिला, इतना भारी पैसा उनको मिला। और देखिए इस तरीके से ईरान ने इजराइल पर जासूसी की और ऐसे ही हिजबुल्लाह भी हमले करता रहा। और देखिए हिजबुल्लाह ने 5 IDF रिजर्विस्ट किल्ड, यानी 5 IDF के रिजर्विस्ट को मार दिया है रॉकेट अटैक में सर्दर्न लेबनान। और ये सारे जो मैं आपको बता दूं, कोई मेजर, कोई कैप्टन, कोई वारंट ऑफिसर, कोई मास्टर सर्जेंट, और देखिए आप 8th आर्मर्ड ब्रिगेड 89 बटालियन, यानी सारे बड़े अफसर थे जिनको मार गिराया है हिजबुल्लाह ने इजराइल के। और तो और 19 घायल भी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हफ्तों से ये जंग चल रही है, टॉप कमांडर और लड़ाके हिजबुल्लाह के ढेर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह हमास कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, उनके हमले नहीं रुक रहे हैं। नेतन्याहू के घर के पास 2 बड़े हमले कर दिए हैं, यानी एक का तो जो मैंने आपको अपने शो में बताया था कि नेतन्याहू के बेडरूम की जो विंडो है वहां तक भी उसकी क्षति पहुंच गई थी, उस हमले की क्षति पहुंच गई थी और हिजबुल्लाह ने कबूला कि हमने ही वो हमला किया था। आज फिर पता चलता है उसी एरिया में एक और बार हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। तो देखिए कहीं ना कहीं इजराइल का डिफेंस फोर्स इंटेलिजेंस यहाँ पर पता चल रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह के हमले स्ट्राइक कर रहे हैं। और तो और ईरान ने जब से जितने भी हमले हुए ना, तो ईरान ने हिजबुल्लाह के प्रति अपना साथ और बढ़ा दिया, उनके लिए मिलिट्री एड और बढ़ा दिया, और वहाँ से अमेरिका भी इजराइल के लिए अपना मिलिट्री एड बढ़ा रहा है। बेरूत तबाह कर दिया इजराइल ने, नहीं रुक रहे हैं हमास हिजबुल्लाह, यानी बेरूत में जितने भी उनके हेडक्वार्टर्स थे, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बेरूत कहाँ है, लेबनान में है, उसको तबाह कर चुका है इजराइल, बंकर्स तबाह कर रहा है, लेकिन फिर भी हमास हिजबुल्लाह नहीं रुक रहे हैं। नसरल्लाह, हाशिम सफीदीन, हानी सिनवार, ये दोनों तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह, उसके बाद इनके चचेरे भाई हाशिम जो अभी बनने ही वाले थे हिजबुल्लाह के चीफ, लेकिन उसको भी मार गिराया, सफीदीन को भी मार गिराया, हाशिम सफीदीन, ये देखिए एक ही नाम है ये, हानिये और सिनवार को भी मार गिराया। ये दोनों हमास के चीफ, हानिये को तो ईरान में मार गिराया था इजराइल ने। तो इतना सब नुकसान होने के बाद भी हमास हिजबुल्लाह टक्कर दे रहे हैं इजराइल को। हिजबुल्लाह ने बचाए हुए हैं बड़े हथियार, दावा किया जा रहा है कि अभी तो हिजबुल्लाह छोटे छोटे हमले कर रहा है, लेकिन जो बड़े मिसाइल हैं, बड़े हथियार हैं, वो सब उसने बचाए हुए हैं ताकि जब कोई बड़ा हमला होगा तब हिजबुल्लाह निकालेगा। ड्रोन हमलों से इजराइल को टेंशन, अभी तो हिजबुल्लाह जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल का जितना भी डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन हमलों को, यानी उन ड्रोन को इंटरसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनकी धीमी गति होती है, वो हीट नहीं इमिट करते हैं ज़्यादा। तो ड्रोन हमले इस वक्त इजराइल के लिए टेंशन बने हुए हैं। और देखिए सीरिया के जरिए मदद पहुंचा रहा है लगातार ईरान, किसको, हिजबुल्लाह को, लेबनान में मदद पहुंचा रहा है। आगे देखिए ये जो मज्द अल क्रूम अटैक हुआ था, हिजबुल्लाह ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, कह दिया है कि हमने हमला किया है। और तो और उधर मेडिकल टीम ने ये बताया है कि जो हमला हुआ है उसमें 9 तो घायल हो गए हैं, 3 क्रिटिकल हैं, 1 सीरियस है। तो इतना क्षति पहुंचा दी है इन लोगों ने यहाँ पर, लेकिन IDF भी कम नहीं है। IDF भी लगातार दावे कर रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को हमने यहाँ पर जो क्रॉसिंग थी बेका एरिया की, वहाँ पर रात भर हमले करके तबाह कर दिया है। हमने पूरा का पूरा ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। फिर ये लोग कहते हैं कि कैसे हम लगातार अंडरग्राउंड ट्रूप्स यानी अंडरग्राउंड बंकर सामने ला रहे हैं, और कैसे इन लोगों ने यहाँ पर हथियार छुपा रखे हैं। 2 अंडरग्राउंड टेररिस्ट कंपाउंड्स हमने सर्दर्न लेबनान में ढूंढे हैं, और ये तस्वीर देखिए कि कैसे बंकर से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है और हम कैसे उनको तबाह करते जा रहे हैं। इजराइल ने 3 जर्नलिस्ट को लेबनान में मार दिया, और अब गाजा में नया मैसेकेर चालू हो रहा है, और इसके खिलाफ बहुत ग्लोबली आवाज़ भी उठ रही है कि आखिरकार पत्रकारों को क्यों मारा गया, पत्रकार क्यों मारे गए। देखिए ईरान ने भी आवाज़ उठाई है विरोध में और कहा है कि जो 3 पत्रकार, 3 जर्नलिस्ट लेबनान में मारे गए हैं इजरायली हमलों के बाद, ईरान ने तो ये भी कह दिया कि चलाकर ये लोग मार रहे हैं इजराइल वाले। तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा मामला सामने आया है। इनकी तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे प्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पत्रकारों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। और अगर मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, पिछले 1 साल में नंबर अनगिनत है कि कितने यहाँ पर लोग मर चुके हैं। लगातार आंकड़ा हमारे सामने आता है, लेकिन अभी तक वो ऑफिशियल आंकड़ा है, उसके पीछे से कितना तबाही होती है वो वहीं पे पता चलता है, और वहाँ पर कितने लाशों के ढेर लगे हुए हैं। डिस्ट्रक्शन एट क्रॉसिंग बिटवीन सीरिया एंड लेबनान आफ्टर इजरायली अटैक, ये तस्वीर सामने आई है। इसमें ये बताया है कि इजराइल का एक हमला होता है और जो क्रॉसिंग है सीरिया और लेबनान के बीच में, उसी पर हमला हो गई और वो तबाह हो गई। यानी अगर कोई लेबनान से सीरिया भागना चाहे
कोई लेबनान छोड़कर सीरिया जाना चाहे बॉर्डर के रास्ते तो वो नहीं जा पाएगा। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है। और देखिए यहाँ पर कसम ब्रिगेड ने भी कहा है कि हमने इजराइल के जितने भी व्हीकल्स थे उन पर गाज़ा में हमला किया है, एम्बुश किया है, हमने उनको जवाब दिया है। इधर देखिए 10 इजरायली सोल्जर हिजबुल्लाह ने एक ही दिन में मार डाले, ये एक रिपोर्ट बता रही है अल जजीरा की। तो देखिए कितना दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इजराइल भी हमले कर रहा है, वहाँ नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर ये लोग भी हमास हिजबुल्लाह भी हमले कर रहे हैं, यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। और एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, पोस्ट देता है कि जो हमारा आदमी वहाँ पर है, कहाँ पर, लेबनान में, उससे अब हम टच में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है शायद कि जो इजराइल ने हमला किया है कमल अडवान हॉस्पिटल पे और वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उसमें से कहीं WHO का चीफ भी, मतलब WHO का आदमी भी ना हो। पूरा का पूरा WHO चीफ की तरफ से ये कंसर्न जाहिर किया गया है कि हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कितने आम लोगों की तो जान जा ही रही है, प्लस वहाँ पर जो वर्कर्स तैनात हैं, चाहे फिर किसी को भी आप ले लीजिए, पत्रकार ले लीजिए, WHO के लोग ले लीजिए, UN पीस कीपर्स ले लीजिए, वहाँ पर जो रह रहे हैं दूसरे देशों के लोग वो ले लीजिए, वो सब इस हमले की आड़ में आ रहे हैं। अब 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक नई खौफनाक जंग शुरू हो गई है। हालांकि ये बहुत पुरानी जंग है, लेकिन अभी फिर से जोर पकड़ लिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला होता है। सबसे पहले तो आप नक्शा देखिए, ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर आपको भारत दिख रहा होगा, इसके इस तरफ आएंगे सऊदी अरब, ईरान, या आपको इसराइल दिखेगा, लेबनान दिखेगा, और आप ऊपर देखिए ये तुर्की है। यहाँ पर एक देखिए सीरिया है, इराक है, और किस तरीके से यहाँ पर इजिप्ट है। तो ये पूरा नक्शा आपको क्लियर है। और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो तुर्की है, सीरिया और इराक की बात कर रहे हैं। थोड़ा और जूम कर लीजिए, ये तुर्की है, ये सीरिया और ये इराक, यानी इनकी बॉर्डर्स मिलती हैं। और देखिए ये जो आतंकी हमला होता है वो किसने किया तुर्कियों में? कुर्द संगठनों का हाथ आया सामने जब तुर्की में उसकी राजधानी में हमला होता है। और ये कुर्द संगठन क्या है? ये कुर्द एक जातीय समूह है जो कि तुर्की, ईरान और इराक, सीरिया में बसे हुए हैं। तो हुआ क्या, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, विश्व युद्ध 1 जब खत्म हुआ, तो ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद ये जितने भी कुर्द हैं, ये जितने भी जातीय समूह, इनको लगा कि इनको एक स्वतंत्र राज्य मिल जाएगा, उनको ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1923 में लॉजन संधि में ऐसा नहीं हुआ, और उसके बाद तुर्की सरकार ने कुर्द भाषा और संस्कृति पर बैन लगा दिया, यानी उनकी पूरी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। 1970 और 1980 में कुर्द राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा, और जितने भी ये लोग थे जो इस पूरे इलाके में बसे हुए थे, उन्होंने मिलकर एक कुर्दिश वर्कर्स पार्टी बनाई, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PKK। जब उसका गठन हुआ तो फिर एक लंबी हिंसा चली। आप सन देख रहे हैं 1970-80 में ऐसा जब सब कुछ हुआ, और अभी तक वो जितनी भी हिंसा है वो चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये तुर्की है, उन्होंने क्या किया, आतंकवादी संगठन बता दिया कुर्दों को कि ये सारे आतंकवादी हैं, इनकी पहचान मिटा दी। और तो और सीरिया, इराक में भी गृह युद्ध चालू हो गया। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। देखिए अब हम हमारी रिपोर्ट पे आते हैं कि कैसे जैसे ही तुर्की में हमला होता है राजधानी में, और ये कुर्द का नाम सामने आता है, तो तुर्की को गुस्सा होता है और तुरंत ये जितने भी सीरिया और इराक में कुर्दिश मिलिटेंट टारगेट रहते हैं उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद सामने आता है कि भाई कुर्द लोगों ने, यानी PKK ने तुर्की की राजधानी पे हमला क्यों किया, उनका जो फैसिलिटी है, TAI फैसिलिटी है, उस पर हमला क्यों किया। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए ये तुर्की में ऐसे वेपन्स बनाते हैं, ड्रोन बनाते हैं, जेट बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, और फिर कुर्दिश लोगों पर हमला करते हैं। यानी जितने भी कुर्दिश लोग बसे हुए हैं ईरान, इराक, सीरिया और इधर तुर्की में, तो वहाँ पर हमले करते हैं। तो हम चाहते थे कि इनके बेस को ही तबाह किया जाए। फिर देखिए कि किस तरीके से उसमें मौत भी हो जाती है। देखिए तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला होता है तो 5 लोगों की मौत हो जाती है, 22 लोग घायल हो जाते हैं। आगे देखिए कि इस रिपोर्ट में कैसे बताया हुआ है कि जो PKK है, यानी जो कुर्दिश लोग हैं, वो सारे माउंटेन इलाके में, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ इराक में। ये मैंने आपको बताया है। देखिए ये जो इराक का नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पर ये सारे के सारे कुर्दिश लोग रहते हैं। और अगर आगे मैं आपको बताऊं, इनकी एक पूरी की पूरी यूनिट है जिसका नाम है पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, जो कि सीरिया में चलती है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पूरा का पूरा ग्रुप है जिसको कहते हैं SDF। ये भी एक कुर्दिश फोर्स है जो YPG के साथ मिलकर काम करती है। अब देखिए ये जो SDF है, इसमें भी अमेरिका का रोल आ गया। अमेरिका SDF को पूरा पूरा बैकअप देता है ताकि वो लोग सीरिया में ISIS से लड़ सके। तुर्की हैज लॉन्च्ड अ बैरेज ऑफ एयर रेड्स
स्पेशल फोर्स ऑपरेशन कि अब तुर्की इन कुर्दिश लोगों पर टूट गया है। सीरिया में हमले हो रहे हैं, इराक में हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि अगर मैं पूरी बात करती हूँ कि जब से ये अंकारा, पीकेके और ये जब 2015 से ये मामला बढ़ना शुरू हुआ, अभी तक 600 आम लोगों की हत्या हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इजराइल, लेबनान, हमास यानी गाज़ा यानी ईरान, इधर ही सारे हमले होते हैं? तो अगर आप इधर की हिस्ट्री देखेंगे तो इधर भी कई आम लोगों की जान जाती है। और आगे देखिए कि किस तरीके से रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये देखिए कि तुर्की हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स क्रैकडाउन ऑन द कुर्दिश वर्कर्स पार्टी, यानी अब कुर्दिश वर्कर्स पार्टी पे तुर्की ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और ये जो पूरा मामला है वो 4 डेकेड यानी 40 साल पुराना मामला है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री पर हमला होता है और उसके बाद ये पूरी की पूरी एक नई जंग शुरू हो चुकी है। अब देखिए मिडिल ईस्ट के हालात कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी कहा जा चुका है कि सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें रुके, आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? और अब आप किस जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।